Hello, students. Welcome you all in virtual classes. एसएम इंटर कॉलेज की हाई स्कूल वर्चुअल क्लासेस में साइंस में मैं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग जीवन प्रक्रियाएं स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 से, और इसमें हम अब तक जो है कुछ वाइटल प्रोसेसेस को स्टडी कर चुके थे, जिनमें से अभी तक हम लोग लेकर के चले हमने सीखा सजीवों के कुछ कॉमन लक्षण, जिनमें से श्वसन एक प्राथमिक लक्षण के तौर पर। श्वसन का महत्व क्या होता है ये हमने जाना। ग्लूकोज के विखंडन के अलग अलग कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ये हमने जाना। इसके बाद में हमने जाना श्वसन के मुख्य प्रकार, जैसे कि अनाक्षय श्वसन, उसकी अभिक्रिया, ऑक्सीय श्वसन, उसकी अभिक्रियाएं, और डिटेल में उसके वेरियस स्टेप्स। इसके अलावा हमने जाना कि श्वसन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ कहाँ से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर उसका विघटन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हैं, श्वसन के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं क्या हो सकती हैं। इसी तरह से हमने जाना प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकती हैं जो उनको फैसिलिटेट करती हैं रेस्पिरेशन करने में जब वो मैच्योर हो जाते हैं। चलिए, तो इसी में जीवन प्रक्रियाओं के क्रम में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं मानव में श्वसन। मानव में श्वसन, तो इसमें तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, जो मानव का श्वसन तंत्र है, इसमें जो प्रमुख स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम यहाँ पे जान लें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं नेजल कैविटी यानी कि नासिका। उसके बाद में आता है ग्रसनी, फेरिंग्स, आप डायग्राम में आसानी से देख पा रहे होंगे। इसके बाद में आता है लैरिंग्स या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो आपकी बाहर निकलती हुई वायु से ध्वनि उत्पन्न करता है। लैरिंग्स स्वर यंत्र ग्रसनी के जस्ट नीचे होता है। इसके बाद में लेके चलते हैं ट्रैकिया। सो यू कैन इजीली डिटेक्ट आउट द लोकेशन ऑफ ट्रैकिया। ये पूरा पूरा वाइंड पाइप जो होता है, हवा के लिए जो रास्ता बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। इसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं मेजर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि सामान्यतः जंतुओं में 3 प्रकार का श्वसन अंग होते हैं। एक क्यूटेनियस यानी त्वचा की सहायता से होने वाला, दूसरा होता है ब्रैकियल यानी कि गिल्स वगैरह की सहायता से होने वाला, और तीसरे प्रकार का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज पल्मोनरी यानी फेफड़ों की सहायता से, यानी कि फेफड़े जो हैं श्वसन के मुख्य अंग हैं। चलिए, सो यू कैन इजीली डिटेक्ट आउट द लंग्स हेयर। तो जो फेफड़े हैं आपने देखा कि 2 हैं, और जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं नीचे की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन लेके चलते हैं, दैट इज द ब्रोंकाई। तो जो आपका वाइंड पाइप था यानी कि जो आपका ट्रैकिया था, आप देख रहे हैं आगे जाकर के 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, 2 उसकी शाखाएं बन गई हैं। उसके बाद में उनसे फिर यस उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि ब्रोंकाई फिर से बहुत सारी ब्रोंक्योल, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड हो गई हैं, और कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बना ली हैं इसने, और कुल मिलाकर के शाखित से शाखित होते हुए अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो छोटे छोटे से बन जाते हैं कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई। कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो छोटी छोटी सी कूपिकाएं होती हैं। एक अनुमान के हिसाब से अगर देखें तो एक फेफड़े के अंदर कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इनकी संख्या जो है लगभग 3 अरब के आसपास, 3 से 3.5 अरब के आसपास कूपिकाएं एक फेफड़े में होती हैं। इतनी सारी छोटी छोटी कूपिकाएं मिल करके आपके लंग्स का निर्माण करती हैं। छोटे छोटे से चैम्बर्स होते हैं जिनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क फैला रहता है, खून जिसमें चारों तरफ घूमता रहता है, अंदर की तरफ एयर के लिए रास्ता खुला रहता है। लास्ट में आप देख पाएंगे मेजर स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द रेस्पिरेटरी, जो आपका ह्यूमन का स्ट्रक्चर है श्वसन तंत्र का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं डायाफ्राम। यस, दिस वन। तो ये जो डायाफ्राम है ये भी जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस जो हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव का जो श्वसन तंत्र है
इसकी कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती है। चलिए अब आगे जानते हैं मानव में श्वसन के विभिन्न स्टेप्स को लेकर के। तो मानव में जो श्वसन प्रक्रिया है कुल मिलाकर के हम इसको मोटे मोटे 4 पदों में बांट सकते हैं। आइए जानते हैं ये पद कौन कौन से होते हैं। तो अब बेसिकली लेके चले, पहला जो स्टेप होता है दैट इज द श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या हुआ इसको डिफाइन करेंगे बाद में। दूसरा जो स्टेप होता है दैट इज द श्वसन गैसों का विनिमय, यानी श्वसन गैसों का एक्सचेंज कैसे होगा। जी हाँ, एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स, एल्वियोलाई एंड द ब्लड। जो कुपिकाएं हैं फेफड़ों की, उसके अंदर जो वायु है और साथ ही साथ ब्लड जो चारों तरफ घूम रहा है, उसके बीच में गैसों का विनिमय कैसे होगा। तीसरा जो स्टेप होता है श्वसन गैसों का स्थानांतरण। आप जानते हैं कि श्वसन गैसों का स्थानांतरण भी होता है क्योंकि यहाँ फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अदला बदली हो गई, लेकिन प्रत्येक कोशिकाओं तक, क्योंकि जीवधारियों का शरीर तो बहुत लंबा चौड़ा है, अब प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक जीवित कोशिका तक वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी और वहां से जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड अगर बात करें, तो उसको वापस फेफड़ों तक कैसे लाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं श्वसन गैसों के स्थानांतरण में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देयर आफ्टर लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। वास्तविक श्वसन की प्रक्रिया यही होती है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बाकी के तो सारे के सारे वहाँ कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई करने का और वेस्ट मटेरियल को हटाने का माध्यम है। वास्तविक श्वसन जो होता है वो कोशिकीय श्वसन होता है। सो आइए जानते हैं इन स्टेप्स को बड़ा डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्वासोच्छ्वास से यानी ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग क्या हुआ, तो सीधी सी बात आप कहेंगे कि बाहर जो वायु है, वातावरण की जो वायु है, उसको जीवधारी द्वारा, खास तौर से ऐसे जंतुओं द्वारा जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, तो वायु को फेफड़ों के अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना और अंदर की दूषित वायु को बाहर वातावरण में छोड़ देने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं या श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो आप समझ चुके हैं इस चीज को कि ये केवल उनमें होगा जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो करते हैं। अब आपको एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्वसन प्रत्येक जीवित जीवधारी करेगा, लेकिन जो हम लोग कहते हैं कि सांस लेना एक लक्षण है, तो सांस लेना केवल उनके अंदर होगा जिनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। तो आपने पिछले स्ट्रक्चर में जो डायग्राम अभी देखा तो उसमें आपने ये चीज जानी कि जो फेफड़े हैं ये कहाँ मिलते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं। जी हाँ, आपकी जो सेंट्रल बॉडी है उस सेंट्रल बॉडी का ऊपर का जो हिस्सा है उसको वक्ष कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा जो है उसको पेट या उदर कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फेफड़े मुख्य रूप से पाए जाते हैं आपके छाती में, यानी कि वक्षीय पिंजरे के अंदर। अब इस फेफड़ों के अलावा, एक जोड़ी फेफड़ों के अलावा एक स्ट्रक्चर वहां और होती है, दैट इज सेंट्रल पोजीशन में हार्ट होता है। लगभग केंद्रीय स्थिति में क्या होता है, हृदय पाया जाता है। अभी अगर हम बात करें वक्षीय पिंजरे को लेकर के, थोरेसिक जो बास्केट है, तो ये जो थोरेसिक केज है ये जो आकर के बना होता है कुछ स्ट्रक्चर से, तो इसके निर्माण में जो संरचनाएं काम करती हैं आइए उनके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये मिलकर के बना होता है डायाफ्राम से। डायाफ्राम वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके पेट को और छाती को अलग अलग करती है, क्योंकि पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपके जितने भी डाइजेशन के ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, वॉट एवर दे आर, जो भी है वो सारी संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं, पेट के अंदर भरी रहती हैं। लेकिन ये सारी संरचनाएं वक्ष को डिस्टर्ब नहीं करें, वहां पर हृदय और फेफड़े अपना काम सुचारू रूप से करते रहें, इसीलिए दोनों के बीच में एक सेपरेशन स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो दिस सेपरेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। इसी संरचना को हम डायाफ्राम कहते हैं। चलिए दूसरा जो है दैट इज द पसलियां या परशुक। आपने नॉर्मली देखा होगा छाती में छोटी छोटी सी पसलियां लंबाई में चमकती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के ये पसलियां होती हैं। और इंसान में कुल मिलाकर के 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जिसको अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तीसरा होता है कशेरुक दंड, जिसको आम भाषा में आप रीढ़ की हड्डी कह देते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में से
कुल मिला के ध्यान रखिएगा 5 मोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं। तो जो दूसरा हिस्सा होता है, पहला हिस्सा गर्दन बनाता है, दूसरा हिस्सा आपका छाती बनाता है, वक्ष बनाता है, तीसरा पेट बनाता है, इसी प्रकार से चौथा और पांचवा होते हैं। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो छाती बनाता है, वहाँ के कशेरुक दंड की 12 थोरेसिक वर्टिब्राएं, जी हाँ, इनको कहते हैं वक्षीय कशेरुकाएं या थोरेसिक वर्टिब्राएं, मिल करके इस थोरेसिक बास्केट के निर्माण में हेल्प करती हैं। इसके बाद में आती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये अंतरा पार्श्विक पेशियां नॉर्मली दो प्रकार की होती हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि आंतरिक और बाह्य प्रकार की, यानी कि दो अंतरा पार्श्विक पेशियां, मतलब समझ लीजिएगा जो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली मांसपेशियां होती हैं, उनको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स या अंतरा पार्श्विक पेशियां कहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं थोरेसिक बास्केट के निर्माण में। इसके बाद में लेके चलते हैं स्टर्नम। जी हाँ, सामने की तरफ छाती में आपको एक लंबी सी बोन जो पसलियों को जोड़ के रखी हुई है दिखाई देती है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। तो अभी ये सारी चीजें आपको और क्लियर होगी हमें जब हम लोग लेके चलते हैं एक डायग्राम थोरेसिक बास्केट का। तो इस थोरेसिक बास्केट में आप डायाफ्राम के अलावा बाकी सारी स्ट्रक्चर्स को देख पा रहे होंगे। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेट करूं तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस सामने की तरफ इलोंगेटेड बोन जो है इसको स्टर्नम कहते हैं। और ये स्टर्नम से आपने देखा कि ये सारी सारी पसलियां आकर के जुड़ी होती हैं। पसलियों के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कुल मिलाकर के 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। जोड़ी इसलिए क्योंकि एक आप देख रहे हैं बाईं तरफ से आ रही हैं और आधी दाईं तरफ से आ रही हैं, तो कुल मिलाकर के 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। थोड़ा सा डिटेल में आपको जैसे डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, तो यहाँ से 1 से 7 तक की जो पसलियां हैं आप देख पा रहे हैं कि ये आकर के डायरेक्टली डायाफ्राम से जुड़ रही हैं, इनको वास्तविक पसलियां कहते हैं। इसके बाद में 8 से लेकर के 10 तक की जो होती हैं, इनको, ये थोड़ा गलत हो गया इसमें, तो 8 से 10 तक की जो पसलियां होती हैं, इनको कुल मिलाकर के ये फॉल्स रिब्स, असत्य पसलियां कहलाती हैं। कारण क्या है कि ये जो 4 पसलियां हैं, इन पसलियों में आप देख रहे हैं कि पहले ये खुद आपस में जुड़ती हैं, उसके बाद में कॉमनली एक स्ट्रक्चर से जाकर के इस थोरेसिक बास्केट के स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। अल्टीमेटली 2 पसलियां नीचे आप देख पा रहे हैं, ये फ्री होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये हवा में तैरती रहती है। नॉर्मली स्टर्नम से इनका कोई लेना देना नहीं होता। खैर, पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये कशेरुकाएं हैं, थोरेसिक वर्टिब्रास, जो आपस में मिल करके कंटिन्यूसली 5 थोरेसिक वर्टिब्रास आकर के ये हर एक वर्टिब्रा के जैसे एक जोड़ी पसलियां निकली होती हैं जो आगे से घूम करके इस स्टर्नम से जुड़ जाती हैं या नहीं जुड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के ये रिब्स हो गया, ये आपकी वीसी हो गया, ये स्टर्नम हो गया, नीचे डायाफ्राम, और इनके बीच में जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज द इंटरकॉस्टल मसल्स। तो आपने जाना थोरेसिक बास्केट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में। तो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है ये 2 पदों में होती है। नंबर 1 निःश्वसन, दूसरा निःश्वसन, यानी फेफड़े में सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। अभी इसको हम लेके चलते हैं एक छोटे से डायग्राम की मदद, तो एक छोटे से वीडियो क्लिप की सहायता से हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्वासोच्छ्वास की जो प्रोसेस है वो होता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, तो देख रहे हैं कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस में फेफड़े किस प्रकार से फूल रहे हैं जब सांस अंदर आ रही है। तो फेफड़े फूलते हैं, पसलियां कस जाती हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ये 3 मेजर चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारी छाती है हल्का सा ऊपर उठ जाती है और सामने की तरफ उठ जाती है। अल्टीमेटली अंदर की तरफ उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके वॉल्यूम बढ़ने से हवा स्वतः ही सांस मार्ग से होती हुई फेफड़ों के अंदर आ जाती है। हवा को कभी भी अंदर खींचा नहीं जाता। दूसरा, जब एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है, वही श्वसन या निःश्वसन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। आपकी जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इन मसल्स के सिकुड़ने से क्या होगा, पसलियां नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। डायफ्राम जो फ्लैट हो चुका था वापस डोम शेप हो जाता है, बीच में से उड़ जाता है
और उसके उठने से क्या होगा कि अंदर का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। आयतन अंदर का कम होते ही प्रेशर बनता है, अल्टीमेटली फेफड़ों से एयर अपने आप बाहर की तरफ जाने लगती है क्योंकि अंदर का वॉल्यूम कम होने लगता है। तो इस प्रकार से ये 3-4 चेंजेस लगातार होते हैं जो ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंफर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के होने में डायाफ्राम, रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये तीनों संरचनाएं एक साथ काम करती हैं। चलिए, ब्रीदिंग में एक टॉपिक और आता है आगे, ब्रीदिंग रेट का, श्वसन दर का। तो एक बात जान लीजिएगा, तो एक श्वसन, एक सांस, हम उसको कहते हैं जब निश्वसन और निःश्वसन यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर कर देने की कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है, तो जाकर के एक स्टेप काउंट करते हैं। तो 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति कितनी बार श्वसन क्रिया या श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया करता है, उसे ही श्वसन दर कहते हैं। तो सामान्यतः अगर हम लोग बात कर, यानी कि प्रति मिनट श्वासोच्छ्वास की जो दर हुई उसी को क्या बोलेंगे आप, ब्रीदिंग रेट या श्वसन दर कहेंगे। नॉर्मली स्वस्थ व्यक्ति में 14 से 16 बार जो है व्यक्ति सांस लेता और बाहर निकालता है। तो ब्रीदिंग रेट कितना हो गया उसका, नॉर्मली 14 होता है, लेकिन आप बुक्स में जो दिया हुआ है वो 14 से 16 बार प्रति मिनट होता है। अभी ऐसा नहीं है कि सभी में यही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि व्यक्ति की आयु कितनी है, आयु के साथ ध्यान रखिएगा, छोटे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ब्रीदिंग रेट जो होगा वो क्या होगा, स्लो डाउन होता चला जाएगा। यानी छोटे बच्चे जो हैं वो तेज़ी से सांस लेते हैं। छोटे बच्चों में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 18 से 20 या 22 से भी ज़्यादा टाइम्स तक जो है ब्रीदिंग रेट हो सकता है 1 मिनट के अंदर, तेज़ी तेज़ी से। और जबकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अगर आप बात करें अपने दादाजी के बारे में, बूढ़े लोगों के बारे में, तो उनमें ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। तो उनके अंदर एवरेज जो है 12 से 10 या 10 से 12 बार 1 मिनट में ब्रीदिंग हो सकती है। यानी कि ये अफेक्टेड होता है आयु के द्वारा। दूसरा फैक्टर है आकार, बॉडी का साइज। आप सिंपली देख ही पा रहे हैं, तो जितने छोटे जीव होंगे उन सब में ब्रीदिंग रेट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि आकार में जितने बड़े जीव होंगे उनका ब्रीदिंग रेट उतना ही कम होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तो एक चूहा जो है 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेगा और छोड़ेगा, जबकि उसकी अपेक्षा जो व्हेल है या एलिफेंट है, आप जानते हैं सबसे बड़े एनिमल्स के बारे में, तो जो ये एनिमल्स हैं उनको सांस लेने और छोड़ने का जो दर है वो कम होगी। खास तौर से बात करें हम लोग व्हेल के बारे में, तो आप जानते हैं व्हेल पानी में रहती है, स्तनधारी है, यानी उसके अंदर फेफड़े होते हैं। तो एक बार सांस लेने के बाद वो कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 मिनट तक पानी के अंदर गोता लगा के रह सकती है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए। और उसके बाद ही वो सांस छोड़ने के लिए सतह पर आती है, वापस सांस खींच करके अंदर गहराई में गोता लगा जाती है। इसी प्रकार से जो रेप्टाइल्स होते हैं, याद रखिएगा, आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो जितने भी सरीसृप हैं, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो आपका क्रोकोडाइल हो, रहते भले ही पानी में हैं या पानी के आसपास हैं, लेकिन सांस लेने के लिए इनको सतह पर आना पड़ता है, पानी की सतह पर। तो यानी कि लगातार ये पानी में अंदर डूबे हुए लंबे समय तक नहीं रह सकते। फ्रॉग का केस अलग है, फ्रॉग को अभी पीछे हमने बताया भी था, क्योंकि वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है, त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। लेकिन बाकी जो सरीसृप हैं, यानी कि उभयचर के अलावा जितने भी सरीसृप हैं, ये त्वचा के द्वारा श्वसन नहीं कर सकते। इनके पास केवल एक जरिया होता है फेफड़ों से सांस लेने का, तो इसके लिए इनको पानी की सतह पर आना होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है। आपने देखा है जब आपको बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, या इसके अलावा हम लोग बात करें जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो मेरा मतलब स्वास्थ्य भी आपके ब्रीदिंग रेट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। चलिए फटाफट आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्वसन की दृष्टि से अभी हम लोग जो फेफड़ों में एयर ले रहे हैं उसके अंदर वायुमंडल की सभी गैसें पाई जाएंगी उसी मात्रा में जैसे कि वो वायुमंडल में होती है। जी हाँ, वही नाइट्रोजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन जानते हैं, अपना वही अनुपात जो वायुमंडल में होता है वही फेफड़ों में होगा। मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चलो मोटी मोटी बात करते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
और बाकी आर्गन वगैरह सभी गैसें उस फेफड़ों के अंदर भी चली जाएंगी, और वही उनकी प्रतिशतता रहेगी। जैसे हम लोग बात करें, हमारे लिए महत्वपूर्ण जो गैसें हैं वो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वही 21% ऑक्सीजन लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो जैसी वातावरण में पाई जाती है 0.04% के आसपास की मात्रा होती है। बाकी डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, वायुमंडल कैसा है। तो कहने का मतलब अंदर जो एयर जाएगी उसमें ये मात्रा होगी गैसों की। अभी ये श्वसन मार्ग से होती हुई, मार्ग यानी कि नासिका, नासिका से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियल, ब्रोंकियोल्स, और अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक पहुंच जाती हैं, कोपिकाओं तक पहुंच जाती हैं। कोपिकाओं की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि अल्टीमेटली ये छोटी सी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है, गैस मैं बताया था आपको, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ इन कोपिकाओं में इन गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। इसके अलावा विनिमय एक जगह और होता है, कहाँ आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, बॉडी सेल्स के अंदर, जो आपके शरीर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी इन गैसों का एक्सचेंज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ब्लड में से जो अशुद्ध रुधिर है यानी अनऑक्सीकृत जो रुधिर है, उसके अंदर से क्या क्या चीज फेफड़ों में आएगी, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए आपने देखा कि बाहर से फेफड़ों से बाहर जो एयर जाती है वो कैसी होती है, उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा भी होती है, नमी भी होती है। जब आप किसी शीशे के ऊपर सांस छोड़ते हैं तो आपने देखा है उसके ऊपर भाप जम जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड के अंदर का जो पानी है वो भी काफ़ी मात्रा में क्या होगा, डिफ्यूज होकर के, विसरित होकर के कुपिकाओं में चला जाता है। और इसी प्रकार से कोशिकाओं में से भी जो है पानी अभी आता कहाँ से है, ब्लड अपनी मात्रा को मेंटेन करने के लिए कोशिकाओं में से पानी लगातार लेता रहता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि पानी जो है जरूर पीना चाहिए, और जो निर्धारित मात्रा बताई गई है 8 से 10 गिलास प्रतिदिन, या जो भी आपकी आयु के हिसाब से निर्धारित है उतनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि लगातार श्वसन हम लोग करते रहते हैं, और श्वसन यानी श्वासोच्छ्वास में किस प्रकार से वाटर का इंपॉर्टेंस है आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो अभी जो एक्सचेंज है, अब इसके लिए जो रूल काम करता है, यहाँ पर विसरण का नियम काम करता है। विसरण मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के अणुओं की गति करना विसरण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब, कोशिका ने कंजप्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई, फ्रेश ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% है मान लो, और ऑक्सीजन की मात्रा मान लो 21% है, हालांकि नहीं होता इतना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, तो क्या होगा, अंदर की कोशिकाओं के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड रिस करके कहाँ चली जाएगी, जहाँ कम मात्रा होगी, यानी कि ब्लड में आ जाएगी। इसी प्रकार से ब्लड के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और ये ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होकर के कहाँ चली जाएगी, सेल्स के अंदर चली जाएगी। सेम रिवर्स प्रोसेस कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है, कुपिकाओं में होता है। तो कुपिकाओं में क्या है कि अंदर जो फ्रेश एयर है, मैंने बताया इसके अंदर 21% ऑक्सीजन है, जबकि अंदर से जो ब्लड के अंदर जो अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर के अंदर भी ऑक्सीजन की बहुत अल्प मात्रा होती है, लगभग 10% के आसपास होती है। तो क्या होगा, ये गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, जहाँ 21 है, 21 से रिस्क करके कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, जहाँ 10% के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा है। वही कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी है, उल्टा होता है। एल्वियोलाई के अंदर जो शुद्ध वायु है उसके अंदर 0.4% होता है, जबकि जो अशुद्ध रुधिर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस कंडीशन में एक्सचेंज हो जाता है। तो अब डिफ्यूज होने के बाद में जो अशुद्ध वायु फेफड़ों में इकट्ठी हो गई, क्या आप बता सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होगी? बिल्कुल अनुमान आप सही लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शून्य मात्रा में ऑक्सीजन होगी। विसरण भी आप बिल्कुल वही मान चलिए जैसे आपकी तराजू है, जब तक ज़्यादा वजन है तब तक वो कम वाले पल्ले की तरफ धीरे धीरे करके गिरता रहेगा, लेकिन जहाँ दोनों लगभग बैलेंस मात्रा में आ जाएंगे उसके बाद ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ चलती रहती है कि जो वायु है जिसे हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर बहुत शॉर्ट में लेके चलें तो लगभग 16% ऑक्सीजन फिर भी रहती है।
इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है। 4% आपको कम लग रहा है, लेकिन वास्तविकता दोबारा देखिए 0.4% या 0.04% से बढ़कर के कितना हो गया, 4% हो गया, यानी 100 गुना उसकी मात्रा बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड की, जितनी पहले थी उसकी अपेक्षा। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि जब आपको फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है, तो फर्स्ट एड में आपने पढ़ा होगा स्काउटिंग में, एनसीसी में, कि क्या होता है जब कोई आदमी बेहोश हो गया, गिर गया, पानी में डूब गया, काफ़ी देर तक उसको होश नहीं है, तो फिर क्या है, हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं उसको। तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हम अशुद्ध वायु को उसके अंदर डाल रहे हैं, उसके अंदर फिर भी कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां जाम हो गई हैं थोड़े समय के लिए, अपने आप उसकी छाती फूल या पिचक नहीं पा रही है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या है, अपने मुंह से तेजी से एयर का प्रेशर उसके फेफड़ों में डालते हैं, तो उसके अंदर भी कितनी 16% मात्रा होती है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इसके बाद में हम लोग लेकर के चलते हैं कि ये जो एक्सचेंज है, चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, एल्वियोलाई में होगा, और दूसरा कहाँ पर होगा, जो हमारी बॉडी है, बॉडी सेल्स और टिश्यू फ्लूइड के बीच में ये एक्सचेंज होगा रेस्पिरेटरी गैसेस का। अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, ये है श्वसन गैसों का स्थानांतरण, बड़े शॉर्ट में लेते हुए फटाफट। अब श्वसन गैस, क्योंकि दो श्वसन गैसों के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले लेते हैं ऑक्सीजन गैस का स्थानांतरण। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस का स्थानांतरण रुधिर में किसके द्वारा होगा, रुधिर के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो मोटे तौर पर हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मली सर्कुलेटरी मीडियम है वो है ब्लड, तो आप कहेंगे कि रुधिर का स्थानांतरण किसके मार्फत होता है, ब्लड के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ब्लड के अंदर भी क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, आरबीसी, जिनकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। तो अल्टीमेटली इन आरबीसीज, क्योंकि ब्लड के अंदर नॉर्मली आपने पढ़ा है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। तो कहने का मतलब इन तीन प्रकार की कोशिकाओं में से केवल जो कणिकाएं हैं, जिन्हें हम लोग आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, उनके मार्फत ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। इसके अलावा हम कहेंगे कि आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, आरबीसी के अंदर भी एक संरचना होती है जिसकी वजह से उसका रंग लाल दिखाई देता है, और इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये अस्थायी प्रोडक्ट के रूप में इसको आगे ट्रांसफर करके लेके चलती है। अब फिर वही चीज आती है, अगर कोई कहता है कि ऑक्सीजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ये भी एकदम सही आंसर है। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर भी एक चीज और होती है, वो होती है यस आयरन मॉलिक्यूल्स। तो लोहे के अणु उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये लोहा यानी आयरन जो है, यानी फेरिक जो है, इसके द्वारा ऑक्सीजन को बाइंड अप किया जाता है, और इस प्रकार से लोहे के अणु से आयरन ऑक्सीजन मिल करके बनाती है आयरन ऑक्साइड। तो वास्तव में इस आयरन ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है। चलिए अभी जैसे अभी हम लोग यहाँ बात की आपसे कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोडक्ट बना, ये अस्थायी प्रोडक्ट है। ये कोशिकाओं के पास जब ऊतक द्रव्य में पहुंचता है तो वहां पर जाकर के ऊतक द्रव्य में ये वापस ब्रेकअप हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग होगा, ऑक्सीजन को वापस कहाँ पहुंच जाएगी, रिस्क करके कोशिका में पहुंच जाएगी, हीमोग्लोबिन ब्लड के मार्फत वापस आ जाएगा। अभी एक चीज और होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है आपने अखबारों में पढ़ा होगा था कि सर्दियों में अंगीठी जला के सो गए, दरवाजा बंद कर लिया, सुबह तक पता लगा दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या कुछ और इस तरह के केसेस होते हैं। या फिर आपने कभी कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि आप कभी जा रहे हैं स्कूटर बाइक किसी चीज से, आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो ट्रैफिक के धुएं की वजह से आपका धीरे धीरे दम घुटने लगता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके गहराई से हम लोग इस तरह जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि ट्रैफिक के धुएं के अंदर जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
और स्पेशली वहाँ जो बनने लगती है वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार से मिट्टी से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पॉटरी रहा हो, चाहे वो सिरेमिक रहा हो, चाहे वो स्पेशली हम लोग बात करें जो कोयले होते हैं, उन सब के जलने से जो गैस बनती है वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर के एक स्थायी यौगिक का निर्माण कर लेती है। स्थायी यौगिक बनने का क्या नुकसान हुआ कि हीमोग्लोबिन को उसने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। अब वो एक स्थायी प्रोडक्ट बन गया, वापस टूट करके हीमोग्लोबिन अलग होना चाहे तो नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके बेकार होता चला गया। तो वास्तविक काम जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को सप्लाई करने का, वो बाधित हुआ। और उस काम को बाधित होने की वजह से क्या हुआ, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसी वजह से जो है घबराहट का या चक्कर आना या बेहोशी आना, इस तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप रूम हीटर, ब्लोअर, अंगीठी, कोई भी चीज़ या गैस गीजर या कुछ भी चीज़ जो आप चलाते हैं तो आप दरवाजे और विंडो वगैरह खोल के रखें, जिससे कि फ्रेश एयर का एक्सचेंज होता रहे कमरे के अंदर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि ट्रैफिक के धुएं में या अंगीठी जलाने पर या फिर ब्लोअर वगैरह चलाने से क्यों सर में दर्द होने लगता है, उसका कारण आपके सामने क्लियर है। दूसरा लेके चलते हैं हम लोग, दूसरी मेजर गैस है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण के बात करें तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर इतना जान लीजिए, इसके स्थानांतरण के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली 3 तरीके यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली कोशिका के स्तर पर बनी कहाँ, तो आपने पीछे पढ़ा था जब ऑक्सीडेशन पढ़ा था, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रैब चक्र। तो क्रैब चक्र के दौरान जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज के अणु से 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का स्टेप था एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स वहां भी बन रहे थे। तो कुल मिलाकर के एक ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा था। तो मोटी बात यह है कहने का कि क्रैब चक्र के दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कोशिका में इकट्ठी होती रहती है। अभी जैसे मैंने बात की 3 प्रकार से स्थानांतरण होता है। पहला होता है प्लाज्मा के जल में घुल करके। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में आपने नॉर्मली पढ़ा भी है कि इसके अंदर 99% से अधिक पानी होता है, जल होता है। तो उस जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और मिल करके एक वीक एसिड बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो वीक एसिड बना करके प्लाज्मा के जल में घुल करके ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दूसरा तरीका जो लेके चलेंगे दैट इज द कार्बो अमीनो कंपाउंड्स के रूप में। तो यूरिया जैसे कुछ और प्रोडक्ट भी होते हैं, इनके मार्फत भी जो है घुल करके ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज होता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा जो आता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो बाइकार्बोनेट्स जिसे हम लोग बात करें, स्पेशली आपने सोडा पढ़ा होगा, खाने का सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, इन सब के बाइकार्बोनेट्स वगैरह बनते हैं। तो उनके अंदर भी आपने पढ़ा ना कि क्या होता है NaHCO3। तो ये जो CO3 है इसके अंदर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से ये 3 मेजर तरीके हैं जिसके मार्फत जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्लाज्मा जल में घुलकर, कार्बोनिक कंपाउंड्स के रूप में, तीसरा जो है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। चलिए, तो अभी हम लोग मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उसको कि जो निःश्वसन की वायु होती है, जो वायु बाहर निकलती है, मैं पीछे भी बताया था आपको, उसके अंदर लगभग 4.4%, जी हाँ, वायुमंडल की जो प्रतिशतता है उसकी अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जबकि ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 16% होती है। जबकि फ्रेश वायु जो हम लोग लेते हैं उसके अंदर कितनी होती है, 21% के आसपास होती है। चलिए, अभी एक छोटा सा टॉपिक इसमें छूट गया है तो आप उसको लेकर चलिए, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन में फास्फोराइलेशन। तो मैं अभी जैसे बात की थी आपसे कि एक अणु ऑफ ग्लूकोज से कुल मिलाकर 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लाभ होता है। इस प्रक्रिया को एटीपी के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको फास्फेटीकरण या फास्फोराइलेशन कहते हैं। नॉर्मली 2 प्रकार का फास्फोराइलेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस में जिसको प्रकाश फास्फोराइलेशन का नाम दिया था आपने। दूसरा पढ़ा था आपने पीछे ऑक्सीडेशन वाले को टॉपिक पर जिसको आपने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का नाम दिया था। अब होता क्या है एटीपी की, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा।
एक होता है नॉर्मली एडेनिन। जब आप ये हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उस दौर में आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में लेके चलेंगे जब वो डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर लेंगे। तो नॉर्मली एडेनिन बेस होता है जो शुगर से मिलकर के क्या बनाता है, एडेनोसिन बना देता है। तो ये शुगर के साथ मिलकर के अब इसके साथ तीसरी चीज और मिल जाती है, दैट इज द, यस जस्ट ए मिनट प्लीज, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके। तो ये जो शुगर के साथ मिलकर के यहाँ जो इसने स्ट्रक्चर बना ली, सो यू कैन इजीली लुक हियर, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो क्या हुआ, फास्फोरिक एसिड इससे आकर के जुड़ गया, ऊपर देखा आपने फास्फोरिक अम्ल आकर के इससे जुड़ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे AMP, एडेनोसिन मोनोफास्फेट। फिर नॉर्मली इसके अंदर क्या है, जनरल वे में दूसरा फास्फेट आकर के जुड़ गया यहाँ पर, तो एक लो एनर्जी बॉन्ड के साथ में। तो जो दूसरा फास्फेट जुड़ा वो क्या होता है आपका, ये इससे मिलकर के बन गया ADP। अब यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आप कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर क्या होता है, नहीं इसको आप लिबरेट कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जब इसके अंदर दो फास्फेट जुड़े रहते हैं तो अल्टीमेटली ये जो बन जाता है एडेनोसिन डाइफास्फेट बन जाता है। चलिए अब इसमें जब तीसरा फास्फेट आता है तो याद रखिएगा, जब एडेनोसिन डाइफास्फेट है तो उसके साथ में जब तीसरा फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। तो हाई एनर्जी बॉन्ड जैसे आप देख पा रहे हैं ये एडेनोसिन डाइफास्फेट हुआ, और जब तीसरा फास्फेट जुड़ जाएगा फास्फोरिक अम्ल जो कैसा है, हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा तो बना लेगा एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। जस्ट अ मिनट प्लीज, कहाँ चला गया, यस। सो चलिए यहाँ पर नहीं शो किया हुआ, ये क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल आपने पढ़ा है उसके हिसाब से बंद बनते समय जितनी एनर्जी खर्च होगी, बॉन्ड के टूटते समय उतनी ही एनर्जी लिबरेट होगी। तो मेरा मतलब ATP जब वापस ब्रेकअप होता है किसमें, ADP में, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड के टूटने से क्या होता है, 30.5 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। तो आप समझ गए हैं कि ATP की कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर आप थोड़ा सा मेरी तरफ से और नोट कर लीजिएगा कि ये हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा बंद होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 फास्फेट होते हैं, तो 3 फास्फेट मिला गया था एडेनोसिन, ये स्ट्रक्चर जो हो गया एडेनोसिन हो गया, और यहाँ 3 फास्फेट जो जुड़ गए इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई, ट्राई माने 3 फास्फेट जो है, ओके। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर हो जाती है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट की। चलिए तो अभी फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, तो फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन से बता रहा हूँ। अधिक व्यायाम करने पर आपको थकान क्यों होने लगती है, जी हाँ, कल जो बताया था, इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी मांसपेशियों में कुछ जमा हो जाता है, तो वो जो जमा हो जाता है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग क्या है, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर बताइए, क्योंकि श्वसन से अंतर कैसे होता है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगला लेके चलते हैं, जल के बिना मछलियां क्यों मर जाती हैं, ऐसा क्या है जिसकी वजह से मछलियां पानी से बाहर निकलते ही मर जाती हैं। हम लोग तो नहीं मरते हैं, हम तो हमें आराम से रहते हैं, मछलियां क्यों नहीं रह पाती हैं, यानी कुछ ना कुछ अंतर है आप में और मछलियों में, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा, लेबल्ड डायग्राम बनाना है, क्लियर प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंगीठी के धुएं से मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मतलब इसका समझ पा रहे हैं, जब हम ज़्यादा दरवाजे बंद करके ज़्यादा मात्रा में धुआं इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन में बेहोशी होगी, बेहोशी के बाद में अगर लगातार स्थिति बनी रही तो मृत्यु हो जाती है। क्यों, कारण को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, ATP को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, क्या लेना देना है ATP का ऊर्जा के साथ में, आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट लेना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको इसको लेके चलना है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, श्वसन गैसों के, अभी पीछे आपको मैं इससे मिलता हुआ एक क्वेश्चन आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे तो क्लोरोफिल के बारे में भी हमने एक सवाल यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है लेकिन आंसर अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द श्वसन गैसों के स्थानांतरण की विधियां लिखिएगा। अभी पूरा प्रोसेस चाहे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का डिटेल में बताना है।
नेक्स्ट लिख जाता है विद्यालय में आयरन की गोलियां क्यों खिलाते हैं। आपने भी खाई होंगी, हर हफ्ते या 15 दिन में आपको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, फोलिक एसिड की। तो कारण क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, हमारी बॉडी में आयरन का क्या रोल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं जीवन प्रक्रियाओं के अगले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के साथ। थैंक यू।